नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर लगातार गिर रही है और 1% से नीचे अब पहुंच गई है। यानी राजधानी दिल्ली के हालात अब काफ़ी सुधर गए हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में राजधानी दिल्ली है और तमाम जो चीज़ें थी, जिस राजधानी दिल्ली का संक्रमण दर 36% पहुंच गया था, वहां से अब 1% से नीचे ये दर आ गई है। तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में, क्योंकि WHO ने भी अपनी तरफ से ये गाइडलाइन दी हुई है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट यानी TPR यदि 5% से कम हो जाता है तो वैसे में पाबंदियों से छूट दी जा सकती है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले हफ्ते जिस तरीके से DDM में उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि फैक्ट्री और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको छूट दी जाए, उसमें जो तमाम मजदूर इन्वॉल्व हैं उनको एक छूट दी जाए, उनको एक ढिलाई दी जाए, ताकि ये जो चीज़ें हैं कम से कम कंस्ट्रक्शन और जो फैक्ट्री में काम होता है वो चल पाए और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल पाए, क्योंकि जीवन के साथ साथ आजीविका को भी चलाना है और इसीलिए शायद इस तरह का स्टेप लिया गया। मगर अब क्योंकि स्थिति और गंभीर हो गई है और लगातार जिस तरीके से अब इन चीज़ों को देखकर दूसरे जो मजदूर हैं, दूसरे जो कामों में इन्वॉल्व लोग हैं, वो जो उनकी आजीविका पर बन आई है और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब उनकी चीज़ों को भी खोल देना चाहिए, दुकानों को परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि दुकानें यदि नहीं चलेंगी तो दुकानों के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी आजीविका आखिर किस तरीके से चलेगी। जो रेहड़ी वाला है, जो पटरी वाला है, जो फड़ी वाला है, या फिर जो रिक्शा चलाता है, या इस तरह के तमाम कामों में जो इन्वॉल्व है, उनका आखिर किस तरीके से घर चलेगा, इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब अब तमाम चीज़ें यदि कहीं ना कहीं सही हैं तो वैसे में ढील क्यों नहीं दी जा रही, क्यों दिल्ली में अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा। फेज़ 1 में ये ज़रूर है कि जो फैक्ट्री को और कंस्ट्रक्शन वर्क को जो छूट दी गई उसके तहत ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों का जो रोजगार था उसको लेकर उनको एक विश्वास पैदा हुआ और वो तमाम लोग काम पर जाने लगे। मगर उसमें भी एक समस्या है जाहिर तौर पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं वो भी चले। यदि कोई बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है तो उसको भी परमिशन दी जाए। बिल्डिंग मटेरियल यदि नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, ये सवाल है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से फैक्ट्रियों को इजाज़त दी गई है तो उसको लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर फैक्ट्रियां यदि पैदा करेंगी तो वो कहां जाएगा, दुकानें बंद हैं और जो ग्राहक है जो इन तमाम चीज़ों को खरीदता है आखिर वो ग्राहक बाजार में नहीं आएगा क्योंकि दुकानें बंद हैं। तो फिर किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और यदि इस तरीके से होगा तो लगातार घाटा होगा। इसीलिए अलग अलग जो संगठन हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। मजदूरों का ये कहना है कि साहब जल्दी से खोलिए, क्योंकि मामला आजीविका से जुड़ा हुआ है और तमाम जो चीज़ें हैं उनके बीच में किस तरीके से व्यापार को घाटा हो रहा है उसको लेकर अपनी तरफ से CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनके जरिए उन्होंने साफ बताया है कि देश में तकरीबन 15 लाख करोड़ का घाटा 2 महीने के अंदर हो गया है। ये जो 2 महीने का दूसरी लहर का पीक लहर का जो समय था उसमें तकरीबन देश में 15 लाख करोड़ का घाटा हो गया है, जिसमें से खुदरा व्यापार का 9 लाख करोड़ का घाटा शामिल है और उसके साथ साथ थोक व्यापार का 6 लाख करोड़ का घाटा शामिल है। और यदि इस स्थिति को हम राज्यों के स्तर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, महाराष्ट्र में तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है, दिल्ली में 40,000 करोड़ का घाटा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि देश की राजधानी में तमाम चीज़ें जो चलती हैं उसके जरिए व्यापार एसोसिएशन ने कहा है कि 40,000 करोड़ का घाटा हो चुका है 2 महीने के अंदर। इसी तरीके से गुजरात की यदि बात करें तो 75,000 करोड़ का घाटा, उत्तर प्रदेश को 85,000 करोड़ का घाटा, मध्य प्रदेश में 45,000 करोड़ का घाटा, राजस्थान में 35,000 करोड़ का घाटा, छत्तीसगढ़ में 27,000 करोड़ का घाटा, कर्नाटक में 70,000 करोड़ का घाटा, तमिलनाडु में 80,000 करोड़ का घाटा। CIT के मुताबिक अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर लगातार घाटा हुआ है, यानी स्थिति गंभीर है। और CIT का कहना है कि यदि इस तरीके से स्थिति बनी रही तो जाहिर तौर पर, क्योंकि स्थिति गंभीर हो जाएगी, क्योंकि देश में 115 करोड़ घरेलू व्यापार होता है
और ऐसे में 8 करोड़ छोटे व्यवसायी इस व्यापार में जुड़े हुए हैं। जो छोटे व्यवसायी हैं वो अपनी तरफ से 40 करोड़ लोगों की आजीविका उनके साथ जुड़ी हुई है। और ऐसी स्थिति में यदि इतने लोग जिनकी आजीविका इस तरीके से व्यापार से जुड़ी हुई है, यदि उनकी छटनी होती है तो जाहिर तौर पर स्थिति गंभीर हो जाती है। और CIT का कहना है कि 30 से 40% छटनी के आसार हो गए हैं। इस तरह की शंका लगाई जा रही है कि तकरीबन व्यापार में, क्योंकि डेली जो घाटे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 1 साल को भी यदि देखें तो लगातार जो मेडिकल एक्सपेंस हैं वो बढ़े हैं, आय जो है वो नहीं बढ़ पाई है। इसी कारण इस तरह की गंभीर स्थिति दिन प्रतिदिन होती जा रही है। और इसीलिए CIT ने ये कहा है कि सरकार की तरफ से उनको स्पेशल राहत पैकेज दिया जाए। जाहिर तौर पर क्योंकि व्यापार को उभारने के लिए सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है ये गंभीर बात है, मगर व्यापार को यदि इस तरीके से पैकेज मिलता है तो जाहिर तौर पर जो काम करते हैं उनके बारे में किस तरीके से सरकार डिसीजन लेगी, ये बड़ी बात है। जो लोग अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि मजदूरों ने जिस तरीके से, कुछ जो मजदूर थे वो दिल्ली से चले गए थे मगर कुछ जो मजदूर दिल्ली में बने रहे, वो तमाम मजदूर जहां पर रेंट पर रहते हैं वो रेंट नहीं भर पाए हैं। इसके अलावा किस तरीके से अपना खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और तमाम चीज़ों के बीच में ये नहीं है कि संकट सिर्फ मजदूरों के सामने है, संकट जो दिल्ली के लोग हैं उनके सामने भी है। ये भी हम आपको एक स्थिति बताते हैं कि आखिर दिल्ली के लोगों के सामने किस तरीके का संकट है, दिल्ली के जो बस्तुआन लोग हैं उनके सामने किस तरह का संकट है। क्योंकि दिल्ली में 360 गांव हैं और इन 360 गांव में से 225 जो गांव हैं जिनको अर्बन विलेज कहा जाता है, जिनकी ज़मीन दिल्ली सरकार ने अधिग्रहण की थी और किसी न किसी कारण तमाम ज़मीन ली गई। उसके बाद क्योंकि उनको रोज़गार नहीं था, ऐसी स्थिति में उन तमाम लोगों ने, उन गांव के लोगों ने अपनी आजीविका के लिए अपने यहाँ पर उस तरीके की रेंट की प्रॉपर्टी बनाई। और उस रेंट की प्रॉपर्टी में इस तरह के तमाम लोग रहते हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। जाहिर तौर पर इस कोरोना काल में उन तमाम लोग जो इस रेंट की प्रॉपर्टी में रहते हैं उनमें से अधिकतर या तो अपने गांव लौट गए, उसके कारण ये जो तमाम आवास है या फिर ये जो तमाम रेंट की प्रॉपर्टी है ये खाली है, या फिर जो रह रहे हैं उनके पास इतना मादा नहीं है कि वो रेंट दे पाएं। तो जाहिर तौर पर ये एक संकट खड़ा हो गया है दिल्ली के जो लोग हैं उनके सामने भी, दिल्ली के जो बस्तुआन लोग हैं उनके सामने भी, कि आखिर उनकी आजीविका किस तरीके से चले। ये तमाम संकट है और इस संकट के बीच में लगातार ये कहा जा रहा है कि जब स्थिति सुधार में है तो आप लोग क्यों नहीं अनलॉक कर देते, फेज 1 अनलॉक से आगे सरकार क्यों नहीं बढ़ पा रही है, आखिर क्या अड़चन है, क्यों मजदूरों की नहीं सुनी जा रही है, क्यों जो रेहड़ी पटरी फड़ी वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं या ड्राइवर लोग हैं, क्योंकि तमाम स्कूल्स बंद हैं, जो स्कूल्स की वैन चलाते थे, स्कूल्स की बस चलाते थे या स्कूल्स के दूसरे कामों में जो इन्वॉल्व थे, वो तमाम लोग आखिर किस तरीके से अपनी आजीविका चलाएं। क्योंकि तमाम जो टीचर हैं प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से स्थिति है कि कहीं ना कहीं जो तनख्वाह है उनको आधी कर दिया गया है। और ऑफिसेस ना खुलने के कारण ये सिर्फ स्कूलों की स्थिति नहीं है, ऑफिसेस की भी स्थिति है कि स्टाफ जब ऑफिस में नहीं आ रहा है तो ऑफिसेस ने भी इस तरह का प्रोविजन किया है कि वर्क फ्रॉम होम होगा तो आधी तनख्वाह के साथ या कटौती की गई तनख्वाह के साथ आपको काम करना होगा। और इस विकट स्थिति में, संकट की स्थिति में तमाम एम्प्लॉय उसके लिए राजी होते हैं क्योंकि सवाल आजीविका का है। और ऐसे में यदि पेट से कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है तो आदमी को सोचने पर मजबूर हो जाता है। और इसीलिए तमाम लोग इन तमाम कंडीशनों के आधार पर काम कर रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि साहब जो सार्वजनिक वाहन है, जो पब्लिक सर्विस है उसको आप चलाइए, मेट्रो को चलाइए, आप बसेस की कैपेसिटी को बढ़ा दीजिए। क्योंकि जो लोग फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी जा रहे हैं वो अपने साधन से जा रहे हैं, इसलिए उनको वो चीज़ें महंगी दिखाई दे रही हैं, महंगी पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका ये कहना है कि मेट्रो और बसेस को भी सामान्य स्थिति की तरह चला देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मांग है और इस मांग के जरिए ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि साहब अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। जब डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि तमाम स्थिति ठीक है तो वैसे में ये स्टेप ले लेना चाहिए कि अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फेज
2 के अनलॉक किया जाए। कहीं ना कहीं फेज़ 2 में जो बाकी जो वर्क है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इन्वॉल्व हैं या फिर जिनकी आजीविका का संकट है, उन तमाम क्षेत्रों को खोला जाए, उन तमाम सेक्टर्स को खोला जाए। उस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। इन तमाम लोगों की अपनी तरफ से सरकार से ये मांग है और इसीलिए आज हमने ये टॉपिक उठाया ताकि ये जो मांग है ये सरकार तक पहुंच पाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को नहीं करता है कि आखिर दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने ये बात आप लोगों के सामने रखी, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने रखी ताकि सरकार इस बारे में सोचे और सरकार सोचकर इन तमाम लोगों की आजीविका के बारे में सोचते हुए, जीवन का जो संकट बना हुआ है उसके बीच से रास्ता निकालते हुए इन तमाम लोगों के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचते हुए स्टेप ले।